वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, आप लोगों को रेस्क्यू ओवर टू ईएमटी के चैनल पर वेलकम करते हैं। आज की हमारी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी इंशाल्लाह ताला 1 दिसंबर के बाद फौरी तौर पे ईएमटी के फाइनल प्रैक्टिकल और फाइनल पेपर्स स्टार्ट होने लगे हैं, जो कि लास्ट टाइम की तरह जब लास्ट बैच था उसमें भी आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से प्रैक्टिकल्स और पेपर्स लेने के लिए वहाँ से पूरी टीम आई थी। तो इसी तरीके से इस बार भी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद होगी और आप लोगों के प्रैक्टिकल्स और पेपर लेंगे। तो उनका अपना एक मेथड है जिसके ज़रिए वो आप लोगों की वैलिडेशन करते हैं। खासतौर पर हम प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल्स में किन किन स्टेप्स को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है जब आप लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने वहाँ पे बताना है कि नंबर 1 के मुझे कॉल रिसीव हुई है, रिसीव कॉल फ्रॉम द डिस्पैचर एंड प्रिपेयर द इमरजेंसी बैग। कि सबसे पहले आपने बताना है कि मुझे एक कॉल रिसीव हुई है, एक इमरजेंसी की कॉल रिसीव हुई है, और वो बताएंगे कि आप लोगों को कंट्रोल बता देगा, इन्फॉर्म कर देगा ये जो कॉल इमरजेंसी कॉल है ये मेडिकल की है, ट्रोमा की है, या आप लोगों को ये चाइल्ड बर्थ की है। उसी के लिहाज से आप लोगों ने अपने बैग को, इमरजेंसी बैग को प्रिपेयर करना है। उसके बाद टेक वर्बलाइज एप्रोप्रिएट बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशंस प्रिकॉशंस। आप लोगों ने अपने पीपीज को ऑन करना है, जिसमें आपको ग्लव्स होगा, आपके हेलमेट होगा और फेस मास्क होना चाहिए आपके पास, सेफ्टी शूज होने चाहिए। तो ये आप लोगों ने वेयर करने हैं। फिर आप लोग स्टार्ट होते प्रैक्टिकल सीन साइज अप से। सीन साइज अप में आपने सीन को चेक करना है कि सीन पे कोई हैजर्ड्स तो नहीं है, कोई ऐसा कोई खतरनाक मटेरियल तो नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान हो सकता है, पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले सीन में एंट्री करने से पहले आप लोगों ने सीन को सेव करना है। पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पे कोई ऐसी कोई वायर्स पेशेंट के आसपास फेंक दें, तो अगर वायर्स वगैरह वहाँ पे मौजूद है तो आप लोगों ने वायर्स को किसी लकड़ी वगैरह से अलग करना है। हाथ से पकड़ के उसे वहाँ से नहीं उठाना। तो अगर आप हाथ से उठाएंगे तो वो आपके फॉल्ट में जाएगा, जैसे किसी लकड़ी का वहाँ पे यूज़ करना है। उसके अलावा सीन साइज में आप लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी या मैकेनिज्म ऑफ नेचर ऑफ इलनेस, ये आप चेक करेंगे कि वो इंजरी जो है वो हुई कैसे है, और अगर वो पेशेंट को इलनेस है, कोई बीमारी है, तो वो क्या रीज़न है उसकी। नंबर ऑफ पेशेंट चेक करेंगे कि कितने पेशेंट सीन पे मौजूद है। रिक्वेस्ट एडिशनल ईएमएस असिस्टेंस इफ नेसेसरी। अगर आप लोगों को मज़ीद रिसोर्स की ज़रूरत है तो आप अपने कंट्रोल को इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपके पास पेशेंट की तादाद कम है और आप लोग समझते हैं कि हम इसे अकेले एक एम्बुलेंस से डील कर सकती है, तो फिर भी आप लोगों ने कंट्रोल को इन्फॉर्म लाजमी करना है। कंसिडर स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्पाइन। अगर ट्रोमा का पेशेंट है तो आप लोगों ने फौरी तौर पे पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, उसके हेड को, उसकी नेक को स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी, वो आपकी प्रायोरिटी करना चाहिए। प्राइमरी असेसमेंट में वर्बलाइज जनरल इंप्रेशन ऑफ द पेशेंट एंड वर्बलाइज पोजीशन ऑफ द पेशेंट। प्राइमरी असेसमेंट हम चेक करेंगे पेशेंट की पोजीशन क्या है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, क्या कंडीशन है पेशेंट की। उसके अलावा हम जाकर पेशेंट से रिस्पॉन्स लेंगे। रिस्पॉन्स के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं ABPU, अलर्ट, वर्बल, पेनफुल एंड अनकॉन्शियस। तो ये चेक करने के बाद आपने उसे कैटेगरी बतानी है, एग्जामिनर को बताना है कि जो पेशेंट है वो हमारा अलर्ट था, वर्बल था, पेनफुल पे रिस्पॉन्स था या अनकॉन्शियस पे। जो भी कैटेगरी होगी असाइन की है आपने, वो अपने एग्जामिनर को बतानी है। उसके बाद आपने सीक परमिशन फॉर टू परफॉर्म असेसमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। नेक्स्ट जो हम लोग भूल जाते हैं, कंसेंट। आप लोगों ने पेशेंट से कंसेंट लाजमी लेना है। कंसेंट कहते हैं परमिशन, इजाज़त। आपने पेशेंट से इजाज़त लेनी है, क्या मैं आपको चेक कर सकता हूँ, क्या मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। तो ये कंसेंट के भी मार्क्स हैं। तो आप लोग कंसेंट लेंगे पेशेंट से। कंसेंट में हम 2 तरीके से लेते हैं, आप लोगों को पता है कि हम इन्फॉर्म या इम्प्लाइड लेते हैं। इन्फॉर्म उस पेशेंट से लेते हैं हम जो पेशेंट अपने होशोवास में होता है और जो अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकता हो। और इम्प्लाइड कंसेंट हम उस पेशेंट से लेते हैं जो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो, दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो,
या वो पेशेंट जो बेहोश हो, या पेशेंट की ऐसी एज हो, जैसे बच्चे हो गए हैं और उन्हें नहीं पता कि मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हम इजाज़त देते हैं, कंसेंट देते हैं, वो होता है इम्प्लाइड या इनवैलिड भी कहते हैं इसे। तो उसके बाद आप लोगों ने इनिशियल इंप्रेशन, नेक्स्ट स्टेप होगा आप लोगों का इनिशियल इंप्रेशन। इनिशियल इंप्रेशन जिसे हम जनरल ओवरव्यू भी कहते हैं, इसे हम सरसरी मुआयना भी कहते हैं। इसके लिए हमने ABC जो तरतीब होगी वो है ABC। इनिशियल इंप्रेशन में हमने एयरवे चेक करना है, ब्रीदिंग चेक करनी है और सर्कुलेशन चेक करनी है। इसमें जो जनरल इंप्रेशन होगा या इनिशियल इंप्रेशन जो होता है, इसमें हम ABC की मौजूदगी चेक करते हैं, उसका रेट भी चेक करते हैं। आज हमने चेक कर लिया एयरवेज क्लियर तो ओके, ब्रीदिंग हमने चेक की है कि ब्रीदिंग आ रही है या नहीं आ रही, ब्रीदिंग चल रही है नहीं चल रही, ओके, लेकिन रेट नहीं चेक करेंगे। उसके बाद C है सर्कुलेशन है, आपने पल्स चेक कर ले कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही, लेकिन इसमें भी हम रेट नहीं चेक करेंगे। मतलब ये हुआ कि हम इनिशियल इंप्रेशन में ABC चेक करते हैं लेकिन इनके रेट चेक नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, जब आप लोग ये चेक कर लेंगे उसके बाद हम अब यहाँ से हम उनके रेट चेक करेंगे। असेस एयरवे एंड ब्रीदिंग, ये नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का। ABC चेक करने के बाद जब आपको मौजूद पता चल गया कि चीज़ें मौजूद हैं, तो अब हम इनके रेट चेक करेंगे। सबसे पहले एयरवे चेक करेंगे। एयरवे अगर क्लियर है, मेंटेन, उसको हम एयरवे को मेंटेन करेंगे। एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम OPA का यूज़ करते हैं। अगर वहाँ पे सिक्रीशन मौजूद है उसके एयरवे में, तो हम सिक्रीशन के लिए हम सक्शन करेंगे। तो सक्शन के लिए हम सक्शन कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसका साइज कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, कितने सेकंड्स के लिए मेजर करते हैं, वो आप सबको पता होगा। उसके बाद हम OP अगर हमें ज़रूरत है तो हम OP इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे। अब हम ब्रीदिंग तो हमने पहले चेक कर ली थी, लेकिन अब यहाँ पे हम ब्रीदिंग का रेट चेक करेंगे। ब्रीदिंग रेट चेक करें। आपके पास वॉच होनी चाहिए। वॉच के जरिए आप लोगों ने पेशेंट की चेस्ट का राइज एंड फॉल चेक करना है। आप ऑस्कुलेटरी मेथड के जरिए भी कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप के जरिए भी कर सकते हैं, और पल्पेट करके उसके चेस्ट का राइज एंड फॉल चेक करके आप 30 सेकंड्स के लिए उसका ब्रीदिंग चेक करनी है। 30 सेकंड्स में जितनी उसकी ब्रीदिंग का रेट आएगा उससे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास रेट आ जाएगा 1 मिनट का। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं ब्रीदिंग को। आपको पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग जो नॉर्मल है या शैलो है, लेबर्ड ब्रीदिंग है या नॉइजी, कि वो सांस लेते हैं तो उसके अंदर कोई शोर तो नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके अलावा रेगुलर या इरेगुलर, कि जो सांस ले रहा है वो मुसलसल ले भी रहा है या कहीं पे वो ब्रेक भी लगाता है। उसके बाद आप लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को फील होता है कि पेशेंट का ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल नहीं है, फॉर एग्जांपल के ब्रीदिंग रेट जैसे कि हमने पढ़ा है अडल्ट में जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो 12 से 20, 12 to 20 है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। अगर वो 12 से कम आ रहा है या 20 से ज़्यादा आ रहा है तो जाहिर बात है फिर उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जैसे ही हमने ब्रीदिंग का रेट चेक किया फौरी तौर पर उसे ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं। ओके हो गया, हमारा A भी हो गया, B भी हो गया, हम किसकी तरफ आएंगे? C फॉर सर्कुलेशन। अभी आप लोगों को इसका भी पता है कि अगर पेशेंट कॉन्शियस होगा तो हम कौन सी पल्स चेक करेंगे, अनकॉन्शियस होगा तो कौन सी पल्स चेक करेंगे। तो आपने इसमें पल्स चेक करनी है, पल्स की स्ट्रेंथ चेक करनी है। जो पल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये चेक करेंगे। पल्स का रेट चेक करेंगे। उसके अलावा हम चेक करेंगे जो पल्स है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, ये हमें चेक करना है। और साथ साथ आप लोगों ने बताना भी है अपने एग्जामिनर को कि पल्स जो थी वो रेगुलर थी, इरेगुलर थी, स्ट्रॉन्ग थी या वीक थी, और पल्स का रेट क्या था। ये साथ साथ आप बताते जाए। उसके बाद असेस स्किन कलर आपने चेक करना है। पेशेंट की स्किन का कलर चेक करेंगे। स्किन का कलर पेल है, येलो है, जो भी कलर होगा वो आपने साथ साथ बताना है। उसके अलावा स्किन का टेम्परेचर चेक करेंगे। आपने अपने ग्लव्स को रिमूव करेंगे और उसे फोरहेड से आप कंपेयर करते हैं अपने टेम्परेचर को और पेशेंट के टेम्परेचर के साथ। आपने कैपिलरी रिफिल चेक करनी है सर्कुलेशन में ही। कैपिलरी रिफिल का जो टाइम है वो लेस देन
2 सेकंड्स होना चाहिए। आपने 4 लिम्स पे, चारों लिम्स पे, यानी कि दोनों बाजुओं पे और दोनों पाँव पे आप लोगों ने उसकी कैपिलरी रिफिल चेक करनी है। अब हमारा हो गया ABC। अब हम आते हैं D की तरफ, D फॉर डिसेबिलिटी। तो आपने यहाँ पे डिसेबिलिटी को चेक करना है। वर्बलाइज एंड रीअसेस LOC या ABPU। LOC लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और ABPU अल्टर्ड, वर्बल, पेनफुल या अनकॉन्शियस। आप असेस करेंगे, पेशेंट के पिपल्स चेक करेंगे, पिपल का साइज इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो इसके लिए फार्मूला यूज होता है पर, PERRL, पर। P फॉर पिपल्स, E फॉर इक्वल, और जो डबल R है, एक R से राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट, PERRL, pupil equal, round and reactive to light। वर्बलाइज एंड आस्क ब्लड शुगर। आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि उसे कोई शुगर का पेशेंट तो नहीं है। वो डिसेबिलिटी हमें चेक करने के बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, अगर आपका पेशेंट ट्रोमा का है तो आप यहाँ पे पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम डॉट्स का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। D फॉर डिफॉर्मिटी, O फॉर ओपन इंजरी, और डिफॉर्मिटी, ओपन इंजरी, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग। और ये हम चेक करेंगे, पूरा फार्मूला है ये डॉट्स। तो पूरी बॉडी में हम इसे अप्लाई करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे डॉट्स अप्लाई करेंगे, कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे हम डॉट्स का फार्मूला अप्लाई नहीं करते। जैसे कि हम ट्रैकिया चेक करते हैं, ट्रैकिया इनलाइन कहते हैं, स्टर्नम इंटैक्ट कहते हैं, हम पेल्विस जॉइंट को इंटैक्ट करते हैं। जितने भी जॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, इंटैक्ट। तो ये हमने पूरा चेक करना है। एक्सपोयर, B के बाद आएगा E फॉर एक्सपोयर, असेस एक्सपोयर। अब आपने चेक करना है कि पेशेंट का एक्सपोयर मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, कि पेशेंट का कांटेक्ट किस चीज़ के साथ हुआ था। क्या है कि वो किसी गाड़ी से टकराया है, उसकी वजह से उसकी ट्रोमा में गया है या उसकी तबीयत खराब हुई है, या पेशेंट किसी हार्ड एनवायरनमेंट में मौजूद था। तो वो आपने चेक करना है कि इसकी जो रीज़न है, इस एमरजेंसी की जो रीज़न है वो क्या है। उसके बाद आप जब आप लोग अपना डिसेबिलिटी चेक कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो साथ फिर आप लोगों ने उसको मैनेज भी करना है। अगर कहीं पे आप लोगों को डिफॉर्मिटी मिलती है, फ्रैक्चर मिलता है, तो फिर आपने वहाँ पे उसके फ्रैक्चर की मैनेजमेंट करनी है। फ्रैक्चर के लिए आप लोगों को जाहिर बात हम वहाँ पे स्प्रिंट लगाएंगे। स्प्रिंट के लिए आप लोगों को स्प्रिंट से पहले और बाद में CSM करना कभी भी नहीं भूलना है। स्प्रिंट का साइज लेना कभी भी नहीं भूलना। गुड कम्युनिकेशन, मुसलसल बात करते रहिए, ये नहीं कि चुप करके आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और एग्जामिनर को आप कुछ बता ही नहीं रहे। तो साथ साथ आप बताते जाए कि अब मैं ये परफॉर्म करने लगा हूँ, आप ये परफॉर्म करने लगा हूँ। उसके साथ साथ आपने पेशेंट के साथ बातचीत भी करनी। उसके अलावा सैंपल हिस्ट्री है, आपने पेशेंट की सैंपल हिस्ट्री लेनी है। S फॉर साइलेंट सिम्टम्स, A फॉर एलर्जी, M फॉर मेडिकेशन, और P फॉर पास्ट हिस्ट्री या पर्टिनेंट हिस्ट्री, L फॉर लास्ट ओरल इनटेक, और E फॉर इवेंट। तो पूरा ये आप लोगों को पता है कि सैंपल हिस्ट्री हम कैसे लेते हैं, तो ये भी आपने लेनी है और साथ साथ अपने एग्जामिनर को भी बताना है, इन्फॉर्म करते रहना है। तो अगर आपके नेक्स्ट आपका पेशेंट जो है वो मेडिकल का है, तो आप उसके वाइटल साइंस चेक करें। वाइटल साइंस लें जिसमें आप लोग ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसके प्यूपल चेक करेंगे, और साथ साथ अपने एग्जामिनर को इसे गाइड भी करना है, बताना भी, इसे इन्फॉर्म करते रहना है। अगर पेशेंट आपका कार्डियक चेस्ट पेन का आ जाता है, यहीं पे मेडिकल का है और वो कार्डियक चेस्ट पेन का है, तो फिर यहाँ पे फार्मूला, सैंपल के बाद फार्मूला लगेगा आपका OPQRST। OPQRST पूरा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, OPQRST। और उसके बाद मेडिकल के प्रैक्टिकल में, ये अब थोड़ा सा यहाँ के बाद आप मेडिकल की तरफ लेके जा रहा हूँ सैंपल के बाद, कि अगर आपका पेशेंट मेडिकल का पेशेंट बन जाता है, अब वो आपको कंफर्म हो गया कि पेशेंट मेडिकल का है, तो फिर आप लोग सैंपल के बाद अगर वो कार्डियक चेस्ट पेन का है तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे OPQRST। अगर वो स्ट्रोक का पेशेंट है तो फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, फास्ट असेसमेंट हम करेंगे। तो इस तरीके से आप उसको ट्रीटमेंट चेक करेंगे। जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट
कार्डिक चेस्ट पेन का है तो फिर उसके बाद हम उसकी इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में जो भी मेडिसिन हम जिसको अगर हमारे पास कार्डिक चेस्ट पेन का पेशेंट है तो उसके लिए फिर हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, एस्प्रिन देंगे। उस मेडिसिन के आपने कंट्राइंडिकेशंस भी बता दिया पेशेंट को, और उसके अलावा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो आप पेशेंट को बताएं, उसे पूछ लें कि ऑलरेडी कोई मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आपने उसे लेके चलें। अगर वो ट्रॉमा का पेशेंट है तो आपने सैंपल हिस्ट्री के बाद सैंपल हिस्ट्री ली है तो आप उसके बाद आप उसकी मैनेजमेंट करेंगे। कहीं पे वाउंड है तो उसको वॉश करेंगे, उसको बैंडेज ड्रेसिंग करेंगे। अगर पेशेंट कहीं का अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर की मैनेजमेंट करेंगे। और पूरे जब ट्रॉमा का पेशेंट आएगा तो पूरे तरीके से आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप लोग स्टार्ट में उसे सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करते हैं तो सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करने से पहले आप उसका एयरवे भी चेक कर लें और उसके नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लें। क्योंकि बाज़ तक आपने सर्वाइकल कॉलर तो लगा दिया स्टार्ट में, लेकिन फिर बाद में आप लोगों को महसूस होता है कि हमने इसका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया नेक का। तो फिर आप जब सर्वाइकल कॉलर लग जाता है तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। और सर्वाइकल कॉलर लगने के बाद माउथ भी एयरवे भी ओपन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए एयरवे को भी पहले ओपन करना है आप लोगों ने, और नेक के फिजिकल एग्जामिनेशन भी पहले ही करना है। उसके अलावा हम नेक में मेडिक अलर्ट नेकलेस चेक करते हैं, जो हम भूल जाते हैं। मेडिक अलर्ट नेकलेस चेक करें कि उसके गले में कोई ऐसा कोई लॉकेट हो जिसके अंदर उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी डिजीज, घर का नाम, कोई डॉक्टर का नाम, डॉक्टर को मेडिसिन इस्तेमाल करता है ये उसका नाम, कुछ भी हो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो नेकलेस नहीं है तो फिर हम दोनों बाजू में मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट चेक करते हैं। ब्रेसलेट में भी हम ये चीज़ तलाश करते हैं कि उसका तो कोई ऐसी कोई पर्ची वगैरह लगाई रखी हुई हो जिसमें उसका नाम हो, उसके घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, इमरजेंसी नंबर, उसकी डिजीज़, कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता है वो। तो ये चीज़ें कि हम मेडिकल अलर्ट नेकलेस गले में चेक करते हैं और मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट बाजू में चेक करते हैं। तो इसके भी मार्क्स हैं। उसके बाद आप लोगों ने अगेन उसके वाइटल साइन चेक करने हैं। अगर वो मेडिकल का पेशेंट है तो अगेन आपने उसके वाइटल साइन चेक करने हैं। आपने चेक करना है कि आया कि जो मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट दी है उससे कुछ बेहतरी आई भी है या नहीं आई, कि उसके वाइटल्स बेहतर हुए। अगर वो बेहतर हो रहे हैं तो इट्स मीन के आपकी ट्रीटमेंट ठीक थी, आपने बेहतर ट्रीटमेंट की उसे। अगर वो उसमें बेहतरी नहीं आ रही तो इट्स मीन के आपको रीअसेस करने की ज़रूरत है अपनी ट्रीटमेंट को, कि जो आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दी है उसे आप रीअसेस करें, चेक करें कि आया गए कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ उसके ट्रीटमेंट में करने में। आप जैसे कि CS ट्रोमा का अगर पेशेंट आपके पास है तो हम CSM करते हैं, सर्कुलेशन, सेंसेशन एंड मोटर फंक्शन। तो इसे भी आप लोग चेक करते हैं कि आया कि आपने कोई बैंडेज किया है वो टाइट तो नहीं की जिसकी वजह से अगले हिस्से की सर्कुलेशन स्टॉप ना हो गई हो। तो जब आप लोग ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं आपने उसे पूरे सिनेरियो के दौरान पेशेंट के साथ बातचीत लाजमी करनी है, उसे हौसला लाजमी देना है, हमदर्दी के साथ बात करनी है, और हर चीज़ को आपने अपने कंट्रोल के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहने कि पेशेंट की तबीयत कैसी है, बेहतर हो रही है या मज़ीद ख़राब हो रही है। वो भी कंट्रोल को भी इन्फॉर्म करते रहना है और अपने जो एग्जामिनर होगा उसे भी साथ साथ बताते हैं। चुप करके प्रैक्टिकल को परफॉर्म कभी भी नहीं करना। उसके अलावा जो आप लोग छोड़ देते हैं चीज़ वह शॉक के ट्रीटमेंट, ये सारे ही भूल जाते हैं कि शॉक आप लोग जल्दी से अपने प्रैक्टिकल पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कंप्लीट करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा डिले कर लें लेकिन सारे स्टेप्स को परफॉर्म करें। एंड पे आपने शॉक की ट्रीटमेंट करनी है तो उसके लिए शॉक की ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी होती है। आप बता देंगे कि मैं आप पेशेंट की शॉक की ट्रीटमेंट करने लगा हूँ। ऑक्सीजन अगर अप्लाई कर दिया तो वो भी शॉक की ट्रीटमेंट है। उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम उसको एक शीट अप्लाई करते हैं, तो वो भी किसकी ट्रीटमेंट है, शॉक की ट्रीटमेंट है। या उसकी लेग्स को एलिवेट करना, ये भी शॉक की ट्रीटमेंट है। उसके बाद जब आप लोग को लगता है कि अब हम फुल ट्रीटमेंट पेशेंट को दे चुके हैं, आप मजीद कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो फिर आप एग्जामिनर को बताएंगे नो पेशेंट इज रेडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कि आप पेशेंट रेडी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उसके बाद फिर आपने एक हैंड ऑफ रिपोर्ट अपने एग्जामिनर को देनी है। उसके बाद जो पॉइंट्स आप लोग छोड़ चुके होंगे, मिस कर चुके होंगे, भूल गए होंगे, उसके बाद एग्जामिनर आपसे वो पॉइंट्स डिस्कस करेगा, बताएगा नहीं
लेकिन आपको इस तरीके से पूछेगा कि आप लोग उस पॉइंट से पहुंचे, कि आप लोग पूछेंगे इस फॉर एग्जाम्पल कि आपने ओपीए इंसर्ट करना था तो वो भूल गए, तो आप लोगों से पूछेगा कि एयरवे को मैनेज करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते थे, क्या बेहतर कर सकते थे। तो वो खुद से इन्फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों से खुद से पूछेगा, शायद आप लोगों को याद आ जाए। तो जो प्रैक्टिकल्स होते हैं इसके नंबर जो होते हैं 3, 2, 1, 3 कॉलम बने होते हैं 3, 2 एंड 1। अगर आप लोग पहले अटेम्प्ट में सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर जाएंगे, परफॉर्म कर जाएंगे, तो हर स्टेप्स के आपको 3-3 नंबर मिलेंगे, 3 में टिक करते जाएंगे। अगर आप लोगों ने कुछ स्टेप्स को मिस कर दिया, फिर जब आप लोगों ने कहा कि नो पेशेंट इज रेडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर वो आपसे हेड ऑफ रिपोर्ट पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेगा। अगर वो पॉइंट जो आपने मिस कर दिए थे वो पॉइंट्स आपको दोबारा याद आ गए और आपने एग्जामिनर को बता दिया, तो फिर वो आपको 2 नंबर दे देगा उस पॉइंट के। अगर उसके पूछने पे भी आप लोगों को नहीं पता चला कि कौन से पॉइंट डिस्कस करने थे या कौन से पॉइंट मैंने मिस कर दिए, नहीं बता सके, तो फिर आपको वो 1 पॉइंट देगा। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म करेंगे पूरी एक सीक्वेंस के साथ, जिसमें D, R, A, B, C, D एंड E, ये पूरा इस अगर आप लोग इस तरतीब पे रहेंगे तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल को नहीं भूलेंगे। अगर आप किसी भी स्टेप्स को ऑलरेडी पहले परफॉर्म कर देंगे, किसी को बाद में कर देंगे, तो फिर आप जब लाइन से उतर गए तो फिर लाइन पे दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दूसरी स्किल शीट्स हैं, स्किल शीट्स को रिवाइज करें। इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोग लगता है कोई मिस है, तो आप लोग अपनी तरफ से उसे लिख लें, इंस्ट्रक्टर से पूछ लें, उसे डिस्कस करके वो भी पॉइंट्स को लिखें वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला ये 1 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो मज़ीद इंशाल्लाह हम इस दौरान मज़ीद प्रैक्टिकल्स को हम अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को फाइनल प्रैक्टिकल्स के लिए उसे तैयारी की जा सके। थैंक यू ऑल।